तो नाउ टुडे इन लेक्चर वी स्टार्ट SN2 मैकेनिज्म। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल से समझाते हैं, फिर हम देखते हैं SN2 में क्या क्या हमें चीजें करना पड़ेगा। यहाँ मान लो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, और यहाँ क्लोरीन है। यहाँ पर OH माइनस का अटैक करवाना है। दिस मीन्स दिस वन इज रिएक्टेंट, ये सबट्रेट है, सबट्रेट है, और ये न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट यहाँ पर OH लग जाएगा और क्लोरीन सिस्टम से बाहर चला जाएगा। OH का जुड़ना, और वो भी अपोजिट साइड से, जिधर Cl है उसके अपोजिट साइड से, यानी ये बनेगा इन्वर्जन, ऑलवेज इन्वर्जन, ऑलवेज इन्वर्जन बनेगा। अब इसका हम देखते हैं मैकेनिज्म क्या है। ठीक है, और यहां जो सॉल्वेंट लिया जाता है पोलर, पोलर अप्रोटिक लिया जाता है। तो सॉल्वेंट जो लिया जाएगा पोलर अप्रोटिक लिया जाएगा। ठीक है, अब पोलर अप्रोटिक होता है, अभी इसके बारे में हम अलग से डिस्कस करेंगे कि पोलर प्रोटिक और पोलर अप्रोटिक से क्या इफेक्ट पड़ता है। तो बस अभी सिंपली जानना है कि SN1 में पोलर प्रोटिक लिया जाता है और SN2 में पोलर अप्रोटिक लिया जाता है। अप्रोटिक मतलब ऐसा सॉल्वेंट जो पोलर तो हो लेकिन हाइड्रोजन को रिलीज ना करे। उसका रीजन है इसका, तो हम आगे बात करेंगे इसके बारे में। जैसे DMSO, अब ये सब फॉर्मूला मैं आगे लिखवा दूंगा, आपको सॉल्वेंट के तौर पे मिलेगा DMSO, डाई मिथाइल सल्फो ऑक्साइड। ये सब बात आगे हम बात करेंगे। ठीक है, DMF ऐसा ही लिख के देगा, DMF या एसीटोन, एसीटोन हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। ठीक है, कि ये सब क्या है, क्यों लिया जाता है, इसका फॉर्मूला क्या है। ये है एसीटोन। ये जब जब आपको दिखे सॉल्वेंट के तौर पे एज ए सॉल्वेंट, तब तब सोच लेना कि SN2 होने वाला है। तो ये SN2 को एक आइडेंटिफाई करने का एक तरीका भी है हमारे पास। अब हम जब SN2 पढ़ रहे हैं तो हमें एक चीज और प्रॉब्लम आएगा कि हम SN1 के द्वारा जाएं कि SN2 के द्वारा जाएं। तो ये आइडेंटिफिकेशन का एक तरीका है, लेकिन एक तरीका है, ये नहीं कि सब यही बताएगा, ऐसा कोई जो ही नहीं है। और भी तरीके हैं SN1 और SN2 को आइडेंटिफाई करने के लिए, बट उनमें से एक तरीका है जिसमें अगर दिया जाए तो हम जान पाते हैं। अगर DMSO लिखा जाए, DMF लिखा जाए, एसीटोन लिखा जाए, तो ये पोलर अप्रोटिक है। पोलर तो होते हैं लेकिन हाइड्रोजन रिलीज नहीं करते, इसलिए हम जान जाते हैं कि SN2 के द्वारा रिएक्शन जाने वाला है। अब SN2 के द्वारा जब जाएगा और कोई रिएक्शन SN1 के द्वारा जाएगा, तो उसमें दोनों में वाया SN1 SN2 अगर जा रहा है तो उसमें डिफरेंस तो होगा ना। तो हम इसका मैकेनिज्म का स्टेप 1 लिखते हैं। SN2 एक ही स्टेप में होता है और एक ही स्टेप में समाप्त हो जाता है। इसके लिए 2 स्टेप की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो होता क्या है इसमें, ये जो सबट्रेट है, अब ये सबट्रेट पोलर होता है, पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव होता है। अब ये OH जो है इस पे अटैक करता है। देखो सबट्रेट और रिएजेंट सब एक जैसे होंगे, प्रोडक्ट भी लगभग हो सकता है कभी कभी SN1 SN2 का एक जैसा मिल जाए, लेकिन जाने का पाथ जो है वो अलग अलग है। SN1 में इंटरमीडिएट बनता है, इसमें इंटरमीडिएट नहीं बनेगा। अब क्या होगा, जब ये अटैक करेगा यहां से, तो जब ये माइनस इस प्लस को अप्रोच करने की कोशिश करेगा तो एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, जिस ट्रांजिशन स्टेट में OH का अटैचमेंट और Cl का बाहर निकलना, यानी इस हाइड्रोजन का बाहर निकलना, सॉरी क्लोरीन का बाहर निकलना और OH का जुड़ना एक साथ होगा, साइमल्टेनियसली होगा। यानी जब ये इसको अप्रोच करेगा तो क्लोरीन अपना धीरे 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 बॉन्ड रिलीज तोड़ेगा और ये धीरे धीरे अटैचमेंट होगा। ये दोनों काम एक ही साथ होगा। SN1 में ऐसा नहीं होता था। SN1 में कंप्लीट तोड़ता था, प्लस लगाता था, तब स्टेप 2 में अटैक करता था। लेकिन SN1 में, SN2 में ऐसा नहीं है। इनका तोड़ना और इनका जोड़ना दोनों साइमल्टेनियसली होगा, जबकि SN1 में ऐसा नहीं होता था। SN1 में कंप्लीट तोड़ता था, कार्बोकेटाइन बनता था, तब जाके स्टेप 2 में अटैक मारता था। SN1 में इनका जुड़ना और इनका टूटना एक साथ होगा, इसीलिए इंटरमीडिएट में कार्बोकेटाइन नहीं बनता है। यही दोनों में डिफरेंस है। इसके ट्रांजिशन स्टेट में ये बनता है,
ये फॉर्मेशन होता है ट्रांजिशन स्टेट में। जब भी पूछेगा ट्रांजिशन स्टेट में क्या बना, तो ये बना, ऐसे डॉट लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, जब ये बैक साइड से अटैक करता है, ये सारा कंपाउंड इधर रिटेंशन हो जाते हैं, इन्वर्जन हो जाएंगे। तो एनसीईआरटी में एक अम्ब्रेला बना के दिया हुआ है कि अम्ब्रेला हम लेके चल रहे हैं और हवा मारता है तो उल्टा हो जाता है अम्ब्रेला, तो उसी की तरह से मतलब इन्वर्जन बता रहा है कि बैक साइड से ऑलवेज अटैक होगा। सामने से क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये O माइनस है और ये भी निगेटिव है, तो निगेटिव और निगेटिव क्या कर लेगा, रिपल्सन कर देगा ना, तो सामने से कभी आने नहीं देगा वो, जब भी आएगा वो बैक साइड से आएगा। तो SN2 में क्या क्या अभी समझ में आ रहा है, SN2 में कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं होता है। ट्रांजिशन स्टेट में बॉन्ड का टूटना और बॉन्ड का जुड़ना साथ साथ होता है, यानी इस न्यूक्लियोफाइल का इन्वॉल्वमेंट हमें मिल रहा है, लेकिन SN1 में इन्वॉल्वमेंट नहीं मिलता था। SN1 में ये सेपरेट था, ये सेपरेट था। जब हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखते थे तो केवल ये लिखते थे, ये लिखे थे क्या, नहीं। लेकिन यहां जब रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो दोनों लिखेंगे, क्योंकि दोनों का इन्वॉल्वमेंट माना जा रहा है। SN1 में इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों हुआ करता था, लेकिन इसमें केवल इन्वर्जन होगा। हो सकता है कि डिफरेंस भी लिखने आ जाए, या हमें जानना है कि दोनों में क्या हो रहा है। अब ऐसा होगा, ये SN1 दो स्टेप में रिएक्शन होता है, ये एक ही स्टेप में समाप्त हो जाता है। SN1 में कार्बोकेटाइन बनता है, इसमें कार्बोकेटाइन नहीं बनता, इसमें हम रीअरेंजमेंट के बारे में नहीं सोचेंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, अब ये जो हाइड्रोजन है जो इस साइड लगाया था हमने, वो इस साइड कर दिया हमने, और यहां पर हमने OH को अटैच कर दिया, यही हमारा प्रोडक्ट बना, यही हमारा मैकेनिज्म है। ये बहुत सिंपल सा मैकेनिज्म है, एक ही स्टेप में समाप्त हो जाएगा। इसका मतलब हमें पिक एक बनाना पड़ेगा। जब हम ग्राफ बनाएंगे तो उसमें पिक एक ही बनाएंगे हम, जबकि SN2 में कितना पिक बनाते थे, 2 पिक बनाते थे। समझ में आ गया, इस मैकेनिज्म को लिखो। अब क्वेश्चन क्या क्या पूछेगा, मैं अब उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, यही मैकेनिज्म है। क्लियर हो गया, चलो। तो यहां पर क्वेश्चन क्या क्या पूछेगा, पहला नंबर, फर्स्ट वन, SN2 में 1 स्टेप में रिएक्शन होता है। मैं डिफरेंस नहीं बता रहा हूं, सिंपल सब लिखेंगे। SN2 में 1 स्टेप में रिएक्शन होता है। SN2 में इंटरमीडिएट में कार्बोकेटाइन, ऐसे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, कार्बोकेटाइन फॉर्म नॉट फॉर्म, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं होता है, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं होगा। इसका मतलब जब हमें प्रोडक्ट लिखना होगा तो इसको हटाओ और वहीं पर जोड़ दो, किसको, न्यूक्लियोफाइल को, अपोजिट साइड जोड़ देना है। यानी कि न्यूक्लियोफाइल को हटाना है, इसको हटाना है, लिविंग ग्रुप को, दिस वन इज लिविंग ग्रुप, इस लिविंग ग्रुप को हटाना है और जस्ट इसके अपोजिट इन्वर्जन, ये इन्वर्जन देता है, ये इन्वर्जन देगा। SN2 ऑलवेज इन्वर्जन, नेवर रिटेंशन, कभी रिटेंशन नहीं देगा। अगर सामने से कोई अटैच करता है वो गलत है, हमेशा इन्वर्जन देगा। ये SN2 इंटरमीडिएट में बना, इसका मतलब हमें रीअरेंजमेंट के बारे में नहीं सोचना होगा। SN2 में नो रीअरेंजमेंट, नो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन का कोई रीअरेंजमेंट के बारे में हम सोचेंगे ही नहीं। तो इसके इंटरमीडिएट में ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है, यही है ट्रांजिशन स्टेट। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं TS, ट्रांजिशन स्टेट, यही है ट्रांजिशन स्टेट। इसका RDS यही होगा, रेट डिटरमाइन एक ही स्टेप में हो तो वही RDS है। जब रिएक्शन एक स्टेप में होता है तो RDS वही होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप वही हो जाएगा। क्या स्लो क्या फास्ट, कॉम्प्लेक्स में हमें चुनना पड़ता है ना कि कौन स्लो है कौन फास्ट है, तब हम डिसाइड करते हैं कि स्लो स्टेप इज RDS। जब रिएक्शन एक स्टेप में हो, केमिकल काइनेटिक्स में पढ़े भी है, जब रिएक्शन एक स्टेप में हो तो हमें डिसाइड करने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि रिएक्शन एक स्टेप में है, तो एक स्टेप में वही RDS इसका, एक स्टेप में तो कोई सोचना भी नहीं है। चलो उस पर भी बात कर लेते हैं। यही हमारा क्या है, RDS है, दिस वन इज RDS, ठीक है, यही हमारा RDS है। तो हम रेट जब लिखेंगे इसमें, रेट तो कैसे लिखेंगे, यहां पर
के, और यहां क्या लिखेंगे, सबट्रेक्ट, और यहां क्या लिखेंगे, रिएजेंट या न्यूक्लियोफाइल लिख लो, रिएजेंट लिख लेते हैं हम। और ऑर्डर क्या होगा दोनों का, 1 1 होगा, यानी यहां पर दोनों का इन्वॉल्वमेंट माना जाएगा। यानी इस क्वेश्चन में सबट्रेट के भी कंसंट्रेशन में डिपेंड करेगा रेट ऑफ रिएक्शन, और रिएजेंट पे भी डिपेंड करेगा। इसको 2 टाइम्स बढ़ाओगे तो स्पीड 2 टाइम्स बढ़ेगा, इसको 2 टाइम्स बढ़ाओगे तो स्पीड 2 टाइम्स बढ़ेगा। लेकिन SN1 में ऐसा नहीं होता था। SN1 में इससे इसका ऑर्डर 0 हुआ करता है, इसका ऑर्डर 0 हुआ करता है। ठीक है, तो इसमें इन्वर्जन होगा, नो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन होगा, ट्रांजिशन स्टेट ये बनेगा, और ये दोनों का ऑर्डर 2 है, इसीलिए नाम क्या रखा गया, SN2। तो नाम तो क्लियर हो गया होगा। न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट हो रहा है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 2 क्यों, क्योंकि इसका ऑर्डर क्या है, इस SN2 का ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है 2, दोनों को काउंट कर, दोनों ऐड हो जाएगा। लेकिन SN1 में ऐसा नहीं हुआ करता था, इसका ऑर्डर क्या होता था 0, तो 0 + 1 1 था। तो ये जो 2 लिखा गया है ये ऑर्डर को बता रहा है, ये जो 1 लिखा गया है ये ऑर्डर को बताता है। तो यही इसका RDS है, और इसी से हम रेट डिटरमाइन करेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा न्यूक्लियोफाइल कैसा होना चाहिए। तो न्यूक्लियोफाइल जो होना चाहिए, न्यूक्लियोफाइल जो होना चाहिए वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। इसमें वीक नहीं चलेगा। सोचो क्यों नहीं चलेगा, वीक क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि उसको बॉन्ड को तोड़ना है और उसी समय अटैच होना है, तो स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा ना। जिस समय ये बॉन्ड तोड़ रहा है उसी समय अटैच भी हो रहा है, जब बॉन्ड ब्रेक हो रहा है उसी समय बॉन्ड का फॉर्मेशन भी हो रहा है, तो इसको स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। तो यहां पर हमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेना पड़ेगा, यानी SN2 में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लिया जाता है, SN2 में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लिया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें सॉल्वेंट का, तो इसमें पोलर अप्रोटिक लिया जाता है, अप्रोटिक लिया जाता है। अब पोलर अप्रोटिक क्यों लिया जाता है हम आगे बात करेंगे। जैसे DMF लिया जाता है, DMSO लिया जाता है, ये सब आगे बताएंगे क्या 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 है, इस कौन सा सॉल्वेंट है। एसीटोन लिया जाता है, ये एसीटोन लिया जाता है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेंगे 10। सबसे एक इंपॉर्टेंट बात रह गया जो SN1 में हमने लिखवाया था कि हम रेट ऑफ रिएक्शन कैसे डिसाइड करेंगे, तो वहां कार्बोकैटायन से डिसाइड करते थे। कार्बोकैटायन जिसका स्टेबल था वहां रेट ऑफ रिएक्शन हम डिसाइड करते थे। लेकिन यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन कैसे डिसाइड करेंगे, तो यहाँ पर हम रेट ऑफ रिएक्शन, मैं इधर लिख रहा हूं, इधर लिख लिया होगा सब ना। तो यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन डिसाइड करेंगे वो स्टेरिक हिंड्रेंस। अब बताओ जब इसको अटैक करना होगा तो इसको यहां पर अप्रोच करना, यहां पर आना है, तो आने के लिए क्या सोचोगे, ये ग्रुप क्या होना है, छोटे छोटे होना। अगर बड़ा हुआ तो इसको आने देगा क्या, ऐसे मान लो ऐसे आ गया, यहां पर CH3 है, CH3 है, CH3 है, CH3 है, और यहां पर Cl है, और OH को बैक साइड से आना है, तो इसको यहां एंट्री मारने देगा क्या। तो बल्कि ग्रुप अगर रहेगा तो एंट्री मारने देगा, इसको यहां अप्रोच ही नहीं करने देगा। जबकि अगर इसके जगह पे हाइड्रोजन रहेगा, इसके जगह पे अगर हाइड्रोजन रहेगा तो हाइड्रोजन का साइज छोटा होता है, तो ये OH आराम से इसके पास अप्रोच कर सकता है। तो इसलिए SN2 में जो रेट ऑफ रिएक्शन देखा जाता है वो मेन यही हमारा फैक्टर है। इसमें स्टेबिलिटी नहीं चेक किया जाएगा, इसमें देखा जाएगा कि स्टेरिक हिंड्रेंस कहां कम है, कहां क्लाउडिंग कम है, कहां पर छोटे छोटे ग्रुप अटैचमेंट है। तो यहां पर हम लिख लेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन SN2 में जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन उसका ज्यादा होगा जहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होगा, कम होगा। कम होने का मतलब भाई आप एक एग्जांपल लिखवा दे रहा हूं, हमेशा ये मत सोचना कि यही होगा 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। अब मान लो 3 डिग्री है तो उसको अभी 3 डिग्री बनाया था, तो वहां अप्रोच करने में क्या होगा, उसको प्रॉब्लम होगा, तो 1 डिग्री का स्पीड ज्यादा होगा। ये ऐसा नहीं कि रटा रटाई चीज बोलना, हमें देख के क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। तो 11 10 नंबर ये। अगर बाई द वे यहां पर हिंड्रेंस एक जैसा है, 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री सब है, तो उस केस में क्या चेक करेंगे, इस लिविंग ग्रुप। तो इफ हिंड्रेंस यानी स्टेरिक हिंड्रेंस आर सेम, जैसे 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री सब है, देन चेक क्या, लिविंग ग्रुप। और अच्छा लिविंग ग्रुप कौन है, आयोडीन माइनस, देन ब्रोमीन माइनस, देन क्लोरीन माइनस, देन फ्लोरीन माइनस। दिस वन इज ए गुड लिविंग ग्रुप, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। पॉइंट नंबर 12, अगर हम ग्राफ बनाएंगे एनर्जी में और रेट ऑफ रिएक्शन में, या रिएक्शन में, केवल रिएक्शन में, तो कितना पीक बनाना पड़ेगा, एक पीक बनाना पड़ेगा, क्योंकि एक स्टेप में रिएक्शन है। तो यहां से स्टार्ट करेंगे और यहां पर ला देंगे, काम खत्म। दिस वन इज आवर ट्रांजिशन स्टेट, जहां पर वही बॉन्ड का जुड़ना और बॉन्ड का टूटना यहां पर ही होगा, और इसके बाद वो प्रोडक्ट में चला जाएगा। और रिएक्शन यहां पर देखना है, एक्सोथर्मिक है ये, क्योंकि बॉन्ड का फॉर्म हो रहा है ना, रिएक्शन बन रहा है, एक बार टूटेगा एक बार जुड़ेगा, तो यहाँ एक्सोथर्मिक दिखाना है। तो ये रिएक्ट सबस्ट्रेट और ये प्रोडक्ट बन गया, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब उसमें जो बनता था वो रेशमिक मिक्सचर बनता था SN1 में, याद है, रेशमिक बनता था, DNL R और S बनता था। तो इसमें क्या बनेगा, अगर ये कायरल है तो अटैक बैक साइड से होगा, तो बैक साइड से तो एक ही देगा ना। तो इससे अगर हम रिलेशन निकालेंगे तो डाइस्टीरियोमर बनाता है, क्योंकि सामने से अटैक इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों नहीं है ना, एक ही साइड से है, तो उसमें क्या होगा, केवल एक साइड से होगा तो डाइस्टीरियोमर बनाएगा। समझ में आया क्या, तो लिख लेना इट फॉर्म डाइस्टीरियोमर। इसके बारे में आगे समझा देंगे जब क्वेश्चन आएगा। तो इट फॉर्म डाइस्टीरियोमर, ठीक है, क्वेश्चन आएगा तो समझा देंगे वहां पर डाइस्टीरियोमर कैसे बन रहा है। इट फॉर्म डाइस्टीरियोमर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इट फॉर्म डाइस्टीरियोमर। अब एक दो पॉइंट लिख लेना, हालांकि मैं न्यूक्लियोफाइल में इस चीज को डिस्कस किया था, यहां पर न्यूक्लियोफाइल के बारे में ये नहीं मैं बोल रहा हूं कि लिविंग ग्रुप, न्यूक्लियोफाइल के बारे में बोल रहा हूं। अगर पोलर प्रोटिक लेंगे तो दिस वन इज गुड इन न्यूक्लियोफाइल, फिर Br माइनस, देन रीजन क्या बाद में डिस्कस करेंगे हम। अगर पोलर अप्रोटिक लिया जाए, पोलर अप्रोटिक, इसका रीजन हम बताएंगे। ये तुम लोग केमिकल बॉन्डिंग में हाइड्रेशन एनर्जी पढ़े होगे, पानी के अंदर पूरा घेर लेता है वो, ये साइज छोटा है तो पूरा घेर लेगा तो जल्दी अटैक नहीं करता, उस बाद में हम बताएंगे। और पोलर अप्रोटिक में ये होता है, याद रखना। ये न्यूक्लियोफाइल के बारे में मैं बोल रहा हूं, ये नहीं बोल रहा हूं मैं। तो पॉइंट नंबर 13 14, ये लिविंग ग्रुप नहीं बोल रहा हूं, ये न्यूक्लियोफाइल है। तो जब अटैकिंग के बारे में पूछा जाएगा तो आप इसका जवाब दोगे। पॉइंट नंबर 14, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब ध्यान से सुनना, एक तुम लोग को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है यहां पे कि मान लो हमने इंटरमीडिएट बनाया,
मान लो ऐसा हमने एक क्वेश्चन लिया, क्लोरीन यहां लगा हुआ है, क्लोरीन यहां लगा हुआ है, क्लोरीन यहां लगा हुआ है, और हमें इसमें बोल दिया गया SN1 करवाना है। तो तुम बताओ, SN1 मतलब इंटरमीडिएट में कार्बोकेटाइन बनना तय है, तो तुम बताओ कौन सा क्लोरीन हटेगा, 1 नंबर वाला, 2 नंबर वाला या 3 नंबर वाला? कौन सा क्लोरीन हटना चाहेगा? एक ही क्लोरीन को हटाना है और उसके जगह पे न्यूक्लियोफाइल को लगाना है। आप जवाब दो इसका कि कौन सा तुम क्लोरीन को निकालोगे और क्यों निकालोगे। तो बहुत सारा आंसर आ गया, कोई 3 भी बोल रहा है, कोई 1 भी बोल रहा है। तो किस न्यूक्लियोफाइल को निकालना चाहोगे? क्योंकि ये सब जीओसी से रिलेटेड है। किस न्यूक्लियोफाइल को निकालना चाहोगे? सेकेंड वाला को। क्यों? अब यहां से किस न्यूक्लियोफाइल को निकालोगे तो उसका हमारा आंसर होगा ये। अब देखो यहां पर 100% जीओसी लगा हुआ, जीओसी केमिकल बॉन्डिंग के जैसा है। मान लो हमने पहले 1 को निकाल दिया, यहां से हमने 1 को निकाल दिया, यहां Cl और Cl लगा हुआ है। अब यहां से 2 को निकाल देते हैं, 2 को निकाल देते हैं, निकाल देते हैं। अब यहां पर 3 को, तीसरे को निकाल देते हैं। यही 3 केस में निकल सकता है ना। अब मुझे बताओ 1, 2 और 3 हमने कार्बोकेटाइन बना दिया, कौन ज्यादा कार्बोकेटाइन स्टेबल है? ऐसा कौन सा कार्बोकेटाइन स्टेबल? बिल्कुल जैस खरात का आंसर उसने भेजा भी लिख के, उसमें बैक बॉन्डिंग बन रहा है। तो जब जब कार्बोकेटाइन आएगा, यहां मैं बता दे रहा हूं, ध्यान देना तुम लोग, ये सब जीओसी का पार्ट है। तुम लोग MS चौहान में उसमें कई क्वेश्चन ऐसा दिया गया है जिसमें एसिडिक कैरेक्टर जहां पूछा है वहां कई क्वेश्चन बैक बॉन्डिंग का ऐसी बना बना के दिया है। मैं बता दे रहा हूं क्या इसमें कंसेप्ट याद रखना हमेशा। अगर मान लो यहां पर कार्बोकेटाइन आ गया, यहां मान लो हाइड्रोजन ही है, अगर कार्बोकेटाइन आ गया इसका मतलब क्या हुआ? कार्बोकेटाइन आने का मतलब क्या सोच रहे हो? कार्बोकेटाइन का मतलब, कार्बोकेटाइन आने का मतलब इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है कि नहीं है? देखो कैसे वैकेंट ऑर्बिटल है। कार्बन के कितना बॉन्ड बनाया है? 4। अब केमिकल बॉन्डिंग में जाओ, 1s2, 2s2 और 2p2, यही है ना। अब यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, और यहां पर कितने हैं? 2। अब इसने एक लॉस कर दिया तो एक हटा दो, यही 3 बॉन्ड बनाया है ना, यही 3 बॉन्ड बनाया है इसने ना, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, यही 3 बॉन्ड बनाया है ना। अभी भी क्या रह गया इसका? एक खाली रह गया है। यानी वो खाली रहने की वजह से, तो याद रखना हमेशा, जब जब, इसलिए तो रिजोनेंस होता है। तुम ये रिजोनेंस क्यों करवाते हो? क्योंकि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, डबल, सिंगल और पॉजिटिव, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है। वो यहां पर चला आता है बैक बनाने के लिए बॉन्ड। ये क्यों बोला जाता है कि डबल, सिंगल और बोरॉन भी बॉन्ड बनाता है? क्योंकि इसके पास भी वैकेंट ऑर्बिटल है। यहां भी रिजोनेंस होता है, यहां भी होता है। तो कार्बोकेटाइन जब जब आए तब तब क्या सोचना है? उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है वो। और जब उसके बगल में ऑक्सीजन लगा रहे, कार्बोकेटाइन के बगल में अगर ऑक्सीजन लगा रहे, कार्बोकेटाइन के बगल में अगर सल्फर लगा रहे, कार्बोकेटाइन के बगल में ऐसा ग्रुप लगा रहे जिस पे क्या हो? लोन पेयर हो, वो हाईली स्टेबल होता है। और ये अपना लोन पेयर इस वैकेंट ऑर्बिटल को देके क्या करता है? बैक बॉन्डिंग बनाता है, यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोल सकते हो, जिसको ऑर्गेनिक में रिजोनेंस का नाम दिया जाता है। दिस इज ए टाइप ऑफ है रिजोनेंस, और इनऑर्गेनिक में इसको बैक बॉन्डिंग का नाम दिया जाएगा। तो याद रखना, जब जब कार्बोकेटाइन के बगल में ऐसा ग्रुप लगा होगा जिसके पास लोन पेयर है, तो ये मत सोच लेना कि सर -I है। ये तो -I जरूर है, लेकिन उससे भी पावरफुल क्या है? बैक बॉन्डिंग का बनना। और ये बैक बॉन्डिंग जब बनेगा तो इसका -I नेगलेक्ट हो जाएगा उसके आगे। ऐसा नहीं कि -I नहीं लग रहा है, तो ये बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा? स्टेबलाइज हो जाएगा। ये बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। बैक बॉन्डिंग का बनना मतलब स्टेबल आना, स्टेबिलिटी आ गया उसके अंदर। अब इस कार्बोकेटाइन को क्या है? 2 डिग्री, ये 1 डिग्री और ये 2 डिग्री है। ये कार्बोकेटाइन क्या है? 2 डिग्री है। ऊपर से क्लोरीन लग रहा है, यहाँ पे क्लोरीन क्या करेगा? क्लोरीन
माइनस आई दिखाएगा। अब ये मत सोचना सर क्लोरीन के पास प्लस प्लस है, यहाँ बैक बॉन्डिंग बनी, इतना दूर में बैक बॉन्डिंग नहीं बनता है, बैक बॉन्डिंग में एडजेसेंट होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर लोन पेयर है और यहाँ पर वैकेंट ऑर्बिटल है, तो ये क्या कर लेगा, बैक बॉन्डिंग बनाएगा। दैट्स वाई दिस वन इज मोर स्टेबल, और इसलिए हम किसको हटाएंगे। और ये क्वेश्चन तुम्हें वीके जायसवाल में है, सारे ओपन करो, वीके जायसवाल में बता रहा हूं कहां पर है। ये जो जिसके पास न्यू एडिशन है वो ये क्वेश्चन जो है 71 नंबर, जिसके पास न्यू एडिशन है उसके पास है ये क्वेश्चन 71 नंबर है। वहां समझ में आ गया ना। तो अब मैं E1 E2 पढ़ा दिया, एक बार दोनों को रिवाइज करवा दे रहा हूं, फिर मैं क्वेश्चन करवाऊंगा। अच्छा एक चीज और लिख लेना, जब इसका ऑर्डर 2 है तो इसको बाई मॉलिक्यूलर बोलते हैं, तो लिख लेना इट इज बाई मॉलिक्यूलर, SN2 इज बाई मॉलिक्यूलर, SN1 यूनिमॉलिक्यूलर होता है। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, एक बार SN1 और SN2 में याद दिला दे रहा हूं क्या क्या हमने पढ़ा, क्या क्या नहीं पढ़ा है। चलो पहले एक बार रिवाइज कर लो ऐसे ही, अब लिखना नहीं है। SN1 और SN2 में क्या क्या डिफरेंस है, या 2 मिनट में लिख भी लो ताकि चीजें एक साथ हो भी जाएगा। लिख लो, एक कॉलम बनाओ, एक कॉलम में थोड़ा सा स्पेस ज्यादा लेके बनाना, एक कॉलम में SN1 लिखो, एक कॉलम में SN2 लिखो, एक कॉलम में SN1 लिखो SN1 और एक कॉलम में SN2 लिखो। पहला लिखना इसमें, इसको यूनिमॉलिक्यूलर बोला जाता है। यूनिमॉलिक्यूलर क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलरिटी क्या है, 1 है। केमिकल काइनेटिक्स में मॉलिक्यूलरिटी पढ़े ना, मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर, और इसमें क्या बोला जाएगा, इसका ये बाई मॉलिक्यूलर है, ये बाई मॉलिक्यूलर है, जल्दी जल्दी लिखो, बाई मॉलिक्यूलर है। इसका जो ऑर्डर है वो ऑर्डर 1 है, और इसका जो ऑर्डर है इसका ऑर्डर 2 है, ठीक है। इसके अंदर रेट ऑफ रिएक्शन जो लिखा जाता है वो के सबट्रेट का पावर 1 लिखा जाता है, जबकि इसके अंदर रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू के सबट्रेट के पावर 1 और रिएजेंट के पावर 1 लिखा जाता है। इसका ऑर्डर 2 हो जाता है, और इसमें रिएजेंट के पावर 0 लिखा जाता है, रिएजेंट विल बी 0 ऑर्डर, उसको नहीं लिया जाता है। 4th पॉइंट, रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन देखा जाता है, जबकि यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा ज्यादा कहां होगा, जहां स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है, कम होता है, वहां ज्यादा होगा। अगर बाय द वे रेट ऑफ इफ कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी सेम है तो हम कहां जाएंगे, लिविंग ग्रुप, और क्या बताएगा, रेट ऑफ रिएक्शन बताएगा। और यहां पर अगर हम बात करें, इफ स्टेरिक हिंड्रेंस विल बी सेम, स्टेरिक हिंड्रेंस सेम है तो हम कहां जाएंगे, लिविंग ग्रुप के पास जाएंगे, और हमारे पास लिविंग ग्रुप है। अगर हम इस पे बात करें तो दिस वन इज 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री का रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा, जबकि इधर 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री में हम SN2 के बारे में कभी सोचेंगे भी नहीं। SN ये रेट ऑफ रिएक्शन है, 3 डिग्री ऑलवेज गोज टू SN1 और 1 डिग्री ऑलवेज गोज टू, हाँ, तो ये भी एक पहचानने का हमारा तरीका हो जाएगा। ठीक है, इसमें इन्वर्जन और रिटेंशन बनता है, और इसमें ओनली इन्वर्जन बनता है। इसमें पेयर ऑफ इनेंशियोमर बनेगा,
जिसको हम क्या बोलते हैं, रेशमिक मिक्सचर। एक ही में अगर रहेगा तो रेशमिक मिक्सचर बोल दिया जाता है। और इसमें डाइस्टीरियोमर बनता है। इसमें वीक और माइल्ड न्यूक्लियोफाइल होता है। इसमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा। इसमें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है, जैसे कि H2O, H2SO4। और इसमें पोलर अप्रोटिक होता है, जैसे कि DMF। अभी बाद में बताएंगे इसमें मतलब क्या हुआ। DMSO, डाइमिथाइल सल्फो ऑक्साइड, एसीटोन। इसका 2 पिक बनता है, इसका 2 पिक बनेगा और इसमें 1 पिक बनेगा। और ट्रांजिशन स्टेट, इसमें 2 पिक बनेगा, इसमें 1 पिक बनेगा। लिख लिए होगे, हो गया ना। चलो अब क्वेश्चन करवाते हैं SN1 और SN2 पे। लिख लिए इसको। चलो एक बुक दे दो अब। कैसे पहचानोगे कि SN1 SN2 है, इससे भी पहचान लेंगे। और भी मैं लिखवाया था, SOCl2 लिखा रहेगा, लिख सकते हो। अब इसमें स्पेस छोड़ देना, नया नया चीजें मिलेगा तो लिखते जाना है। SOCl2 मिलेगा और पिरिडीन मिलेगा, SN2। SOCl2 और ईथर मिलेगा, ये सब लिखवा चुका हूं मैं। ईथर, SNI। अब SNI अभी हमने पढ़ा नहीं है, बट हम थोड़ा बहुत जानते हैं। तो अब धीरे धीरे इस चीज पे भी हमें फोकस करना है कि हाउ टू आइडेंटिफाई SN1 और SN2। कैसे हम रिएक्शन को पता लगाएं कि ये SN1 अगर लिख के दिया। अच्छा एक चीज और है, जहां पर कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट नहीं हुआ, और हम स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में बात नहीं करेंगे, वहां SN1 और SN2 का प्रोडक्ट क्या आएगा, सेम आएगा। SN1 और SN2 का प्रोडक्ट क्या आएगा, सेम आएगा। ऐसा क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा। तो अगर कार्बोकेटाइन का हम रीअरेंजमेंट करवा दिए तब तो प्रोडक्ट SN1 का SN2 का है अलग अलग। हम स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में बात नहीं कर रहे, इन्वर्जन, रिटेंशन के इन्वर्जन, नॉर्मली हम बात कर रहे हैं। तो लिख लो इस चीज को। If carbocation will not rearranged, if carbocation will not rearranged, if carbocation will not rearranged, if carbocation will not rearranged in SN1, then product of SN1 and SN2 will be same। और सब कुछ सेम होना चाहिए, यानी कि सबट्रेट और न्यूक्लियोफाइल अलग अलग नहीं होना चाहिए, बाकी कंडीशन सेम होना चाहिए। देन प्रोडक्ट ऑफ SN1 और SN2 विल बी सेम, नॉट इंक्लूड स्टीरियोमेरिज्म, नॉट इंक्लूड स्टीरियोमेरिज्म। चलो अब मैं रैंडमली क्वेश्चन करवा रहा हूं, तुम्हारे पास अगर है बुक तो ये निकाल लो, ये वाला
और पेज नंबर है 225। पेज नंबर 225 पर मैं लिख के दूंगा, जिसके पास बुक नहीं है वो लिख लेना नोटबुक पे, अगर बुक है तो बहुत बेटर है, उसके लिए जल्दी जल्दी फास्ट भी हो जाएगा। पेज नंबर 225 पे क्वेश्चन नंबर 70, पेज नंबर 225 पर क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन मिल जाएगा, बस सीक्वेंस इधर उधर होगा। क्वेश्चन नंबर 70 क्वेश्चन है कि मोस्ट रिएक्टिव है, मोस्ट रिएक्टिव फॉर SN1, मोस्ट रिएक्टिव फॉर SN1। पहला ऑप्शन में है हमारा, यहां पर आयोडीन लगा हुआ है और यहां पर ऑक्सीजन है। दूसरा ऑप्शन में है यहां पर क्लोरीन लगा हुआ है और यहां पर ऑक्सीजन है। थर्ड ऑप्शन में यहां पर ब्रोमीन लगा हुआ है और यहां पर क्या है, यहां पर ऑक्सीजन है। यहां पर ब्रोमीन लगा हुआ है और यहां पर ऑक्सीजन है। और फोर्थ ऑप्शन में यहां पर क्लोरीन लगा हुआ है और यहां पर ऑक्सीजन है। अब मुझे ये बताना है कि किस में SN1 फास्ट जाएगा, किस में जाएगा, सेकेंड में जाएगा। क्यों? अच्छा लिविंग ग्रुप है। किस में जाएगा, क्यों? देन और ये और ये आंसर क्या होगा इसका? तो सबका आंसर आ गया है 1। तो इसमें सिंपल है क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में सब पे क्या करो, प्लस लगा दो। सब पे क्या कर दो, प्लस लगा दो। अब ये प्लस जो है देखो, ये 3 स्टेबलाइज है, किसके द्वारा, बैक बॉन्डिंग के द्वारा। यहां पर बैक बॉन्डिंग बन गया, जिसको हम रेजोनेंस के नाम देंगे। इसमें बैक बॉन्डिंग नहीं बन रहा, इसका मतलब इसको तो हमें हटा देना है। अब ये स्टेबिलिटी क्या आ गया, एक जैसा आ गया। तो अभी हमने लिखवाया था इफ कार्बोकेटाइन विल बी स्टेबल इन, सेम स्टेबल है, ये भी सेम स्टेबल है, सेम स्टेबल है, सेम स्टेबल है। उस केस में हमें कौन सा डिसाइड करना होगा, लिविंग ग्रुप। ये स्टेबिलिटी सेम आ रहा है, इसलिए लिविंग ग्रुप देखना होगा। और लिविंग ग्रुप यहां क्या लगा हुआ है, आयोडीन। इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा Cl, Cl और Cl, और यहां है CH3OH, और आपको यहां X बनाना है। और ऑप्शन में लिखा हुआ है, ऑप्शन में ये लिखा हुआ है OCH3। अब ध्यान देना, जब आपको मिथनॉल दिया जाए, ये मत सोचना कि CH3 प्लस और OH माइनस। मिथनॉल एसिडिक होता है, तो ये यहां से CH3O माइनस और H प्लस, यानी हमारे लिए न्यूक्लियोफाइल कौन हो गया, CH3O माइनस अटैक करेगा। ठीक है, जिसके बारे में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि अब यहां पर क्या है, OCH3 है और यहां पर Cl है और यहां पर OCH3 है। अब सी ऑप्शन, सी ऑप्शन में यहां पर OCH3 है और यहां Cl है और यहां Cl है। अब डी ऑप्शन, डी ऑप्शन में यहां पर Cl है, यहां Cl है और यहां OCH3। ठीक है, और यहां पर ऑक्सीजन लगा हुआ है। अब इसमें बताओ कि आंसर कौन सा राइट है, कौन सा राइट होगा, फर्स्ट वाला राइट होगा ना। सबका आंसर आ भी गया है, तो इसमें आंसर क्या होगा, फर्स्ट राइट।
तो ये जो क्वेश्चन था वो 71 नंबर है ये। अच्छा अच्छा, वो गलती से हो गया। वो गलती से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। यहां पर क्वेश्चन नंबर 3, यहां पर Cl लिखा हुआ है और CH3 लिखा है। आपको यहां SN1 के द्वारा जाना, हमने बता दिया। अब इसके अंदर आपको प्रोडक्ट लिखना है कि प्रोडक्ट क्या होगा, और प्रोडक्ट में मैं ऑप्शन दे रहा हूं कि ऑप्शन में क्या क्या होगा। ऑप्शन नंबर 1 हो सकता है कि मल्टीपल चॉइस भी हो। चलो मेरे को ये बताओ कौन कौन सा होगा, फर्स्ट और कौन कौन होगा। अब SN1 है, अब SN1 जब है तो ये क्या होगा, ये वेज, ये वेज है और ये डैश है। ये ऊपर की तरफ है, एक होता है बॉन्ड ऐसा, देखो एक बॉन्ड होता है ऐसा, तो ऐसा मान लो Cl लगा हुआ, तो ये हम ऐसा मान लेते हैं ऐसा। लेकिन इसका रिप्रेजेंटेशन अगर ऐसे लिख के दिया वेज का, तो ये वेज है तो ये ऐसे है, हमारे आंख के साइड है, और ये डैश है मतलब आंख से दूर जा रहा है, ये वाला ऐसे लगा हुआ है। अब जब OH अटैक करता है तो हम दो प्रोडक्ट लिखते हैं, क्या क्या, एक रिटेंशन लिखते हैं और एक इन्वर्जन। रिटेंशन और इन्वर्जन लिखते हैं। रिटेंशन कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम रिटेंशन लिख रहे हैं तो यहां पर कार्बोकेटाइन बना देते हैं हम, और यहां CH3 लिखते हैं। रिटेंशन कहने का मतलब ये हुआ जिधर से ये है उधर से ही आएगा, तो उधर से ही आएगा मतलब ये वैसा ही रहेगा, और ये जो OH है वो उधर ही साइड क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, होगा ना। इन्वर्जन का मतलब वही हुआ ना कि जिधर से है उधर से लगा देंगे। इन्वर्जन का मतलब होता है जस्ट उसके अपोजिट साइड से लगना, जस्ट उसके
अपोजिट साइड से लग रहा है, तो अपोजिट साइड से लगेगा तो इस ग्रुप को उल्टा कर देता है। तुम देखोगे कि यहां पर अगर यहाँ CH3 है और यहाँ Cl है तो हम क्या लिखते थे, जस्ट उल्टा लिखते थे, इसको यहां पर OH कर देते थे, उल्टा लिखते थे ना, इस ग्रुप को उल्टा लिख देते थे। तो ये जब वेज पे है तो अब कहां आएगा, डैश पे आएगा, क्योंकि उल्टा लिखना होगा। सॉरी, ये डैश पे तो कहां आएगा, वेज पे आएगा, तो उल्टा चला जाएगा ना, ये लेफ्ट है तो ये राइट चला गया, तो ये अगर वेज पे तो कहां जाएगा, डैश पे जाएगा, ये डैश पे चला गया, ये चला जाएगा डैश पे। और डैश पे जब जाएगा तो OH जो अटैच होगा वो कहां होगा, वेज, उल्टा। तो ये आपका क्या हो गया, दिस वन इज, ये क्या हो गया, जिधर ये है उधर, यानी ये रिटेंशन है, और दिस वन इज इन्वर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, इन ए SN1 रिएक्शन, इन ए SN1 मैकेनिज्म, इन SN1 मैकेनिज्म if concentration of substrate, if concentration of substrate increase 2 times, increase 2 times, and concentration of reagent, and concentration of reagent या न्यूक्लियोफाइल एक ही बात है, concentration of reagent या न्यूक्लियोफाइल decrease 2 times, decrease 2 times, then rate of reaction become 2 times. Rate of reaction become 2 times. rate of reaction become 2 times। तो आंसर आ भी गया, आंसर होगा 2 times। लिख लो, तो लिख लेना ऐसे, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू K सबस्ट्रेट के पावर 1 और रिएजेंट के पावर 0, 0 ऑर्डर होगा, तो इसको डबल करेंगे तो स्पीड क्या होगा, डबल, यानी सबस्ट्रेट पर डिपेंड, सॉरी रिएजेंट पर डिपेंड नहीं करेगा, तो आंसर होगा इंक्रीज बाय 2 टाइम्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, क्वेश्चन नंबर 111। क्वेश्चन दिया हुआ है ऐसे, ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नहीं है, Br और यहाँ pH लिखा हुआ है, ये फर्स्ट नंबर है, बोला है SN1 किस में फास्ट होगा, SN1 किस में फास्ट होगा। सेकेंड दिया है यहां पर Br है, थर्ड जो है वो है यहां Br है, और फोर जो है यहां पर Cl है। ऑप्शन में जो है, ए ऑप्शन में 4 2 3 1, 1 2 3 4, 4 1 3 2, 4 1 2 3। अब इसमें आपको बताना है कि रेट ऑफ रिएक्शन किसका चेक कर रहा है, किसका ज्यादा है, बताओ। सबका फर्स्ट ही आ रहा है। जयस गौंड, तुम्हारा सी आ रहा है क्या? इसका आंसर, अब यहां पर हम कार्बोकेटाइन बनाते हैं, तो कार्बोकेटाइन बनाएंगे तो यहां पर, क्योंकि SN1 हम कार्बोकेटाइन बना के चेक करेंगे, यहां पर भी कार्बोकेटाइन बनाएंगे, यहां पर भी कार्बोकेटाइन बनाएंगे, यहां पर भी कार्बोकेटाइन बनाएंगे। अब देखो, जब कार्बोकेटाइन बनाएंगे तो यहां फिनाइल लगा हुआ है, फिनाइल मतलब ये यहां से रिजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज होगा,
दिस प्लस विल बी स्टेबलाइज बाई रिजोनेंस, यानी यहाँ रिजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज है। दिस वन इज 2 डिग्री, दिस वन इज बी स्टेबलाइज बाई हाइपर कंजुगेशन, और दिस वन विल बी 3 डिग्री, हाइपर कंजुगेशन से स्टेबलाइज है, और दिस वन इज ऑल्सो 2 डिग्री। तो सबसे ज्यादा स्टेबलाइज कौन है? फर्स्ट। उसके बाद कौन है? अब बात रहा 2 डिग्री और 2 डिग्री सेम आ गया, तो सब सेम आएगा तो कहां जाएंगे? लिविंग ग्रुप के। तो लिविंग ग्रुप यहाँ क्या था? ब्रोमीन था, और यहाँ लिविंग ग्रुप कौन था? तो ब्रोमीन इज ए गुड लिविंग ग्रुप। देन हम किसका स्थान देंगे? 2 का, तब 4 का। इसका आंसर हो जाएगा 1/3। ठीक है, तो अब क्वेश्चन बना के लाओ तुम लोग, होमवर्क लिख लो अगर तुम्हारे पास ये है तो, नहीं तो मैं पीडीएफ भेज दूंगा सबको। ठीक है, विशाल सर को पीडीएफ भेजता मैं। तो पेज नंबर, होमवर्क लिख लो, पेज नंबर 219 पर क्वेश्चन नंबर 33 से लेके एक दिन में बनाओ या 2 दिन में बनाओ, जो डाउट होगा हम लेंगे क्लास में। ठीक है, तब हम E1 E2 पे आएंगे। कहाँ तक है? वो 117 तक है, 33 से लेके 117 तक ये बना के लाना है। मतलब एक दिन में नहीं बनाना है, 2 दिन 3 दिन टाइम लेके बनाओ, लेकिन जो डाउट होगा हम लेंगे। ठीक है, पीडीएफ जिसके पास नहीं होगा सबको मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा। ओके, थैंक्स टू ऑल।